आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हैं और ट्यूटोरियल्स, एसेट्स और कहाँ गया बी कैरेक्टर। जब इंपोर्ट कर रहे हो तो क्रिएट कॉम्पोजिशन पर क्लिक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एक लेयर लेकर आ जाएगा। क्रिएट कॉम्पोजिशन फुटेज नहीं, कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर्स, लेयर साइजेस भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपने बस याद रखनी है। आप चेक कर सकते हैं कि फुटेज क्या कर रहा है, कॉम्पोजिशन क्या कर रहा है, और फिर कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइजेस क्या करता है। सही है, बट सही मेथड यही है। इसके अलावा आप ये ख़ुद से ट्राई करें और देखें कि क्या करता है ये फीचर्स क्या काम करते हैं जब आप सेम लेयर को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओपन, जैसे ही ओपन करूँगा इसने ऑलरेडी एक कॉम्पोजिशन बना दी है जो कि उस साइज़ पर है जो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट किया था, 2193 2130। कंफर्मेशन के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट ओ प्रेस करके आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी यही साइज़ आ रहा है। अब क्या, अब जब आपने एक बार फाइल सेव कर दी तो बेहतर है आप इसको बंद कर दें, क्योंकि अगर इसमें अब आप कोई चेंज लेकर आएंगे तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी चेंज होता रहेगा। बेहतर है इस फाइल को बंद कर दिया जाए। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, क्लिक करते हैं। अब आ जाते हैं अपने पेरेंटिंग के मेथड्स पर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इस पूरा हमने कैरेक्टर अलग किया है। मैं राइट क्लिक करके एक डिसेंट सा कलर पिक कर लेता हूँ ताकि काम करने में आसानी रहे। ओके, अच्छा ग्रीन येलो मज़ेदार नहीं लग रहा, देखो मैं एक सॉलिड लेयर ही बना लेता हूँ। कमांड वाई से आप एक सॉलिड लेयर बना सकते हैं। बैकग्राउंड इसका नाम रख देता हूँ। लेयर अगर आपने लेयर ऑर्डर कहलाता है ये, कि कौन सी लेयर ऊपर है और कौन सी लेयर नीचे है। लेयर ऑर्डर के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने जो भी लेयर को नीचे या ऊपर लेकर आना है तो आप कमांड और ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट डाउन और ब्रैकेट अप जैसे जैसे। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे कमांड के साथ और फिर ब्रैकेट अप एंड डाउन प्रेस करेंगे तो आप लेयर की हायरार्की को ऊपर या टॉप या बॉटम पर लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शिफ्ट को रिलीज़ करते हैं, आप सिर्फ कमांड और ब्रैकेट अप और ब्रैकेट डाउन यूज़ करते हैं तो आपके पास इंडिविजुअल लेयर्स के पर मूव करने का ऑप्शन होगा। सो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। अप एंड डाउन, शिफ्ट प्रेस करके नीचे। मैं इसके ऊपर एक फिल इफेक्ट लगा देता हूँ ताकि मेरे इजीली इस पर डबल क्लिक करके कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज कह रहा हूँ, डबल क्लिक करके आप ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जो भी लेयर सिलेक्टेड हो। ये चीज़ें काफ़ी अब आई थिंक पीछे कवर हो चुकी हैं, बट एनीवेज ग्रीन नहीं, ग्रीन सूट नहीं कर रहा। ब्लू करके तो ब्लू, अच्छा ये जैसे आपको वो एक ड्रॉप शेडो वहाँ पर कितना क्लियर और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, बट यहाँ पर इसने एक सर्कल बना दिया है। इसके लिए आप ब्लेंडिंग मोड्स इस्तेमाल करते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स भी अच्छा इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं जब हमने इतना आगे तक चीज़ों को डिस्कस किया है। देखें ब्लेंडिंग मोड अगर आपने चेंज करना है तो आप, और ये पैनल अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है मोड और ट्रैक मैट वाला, तो आप राइट क्लिक करके कॉलम में जाकर ये ऑन कर सकते हैं मोड्स। अदरवाइज़ यहाँ पर ये टॉगल स्विचेस मोड होता है, इसको आप क्लिक करने से स्विचेस के पैनल में आ सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया था, और आप ट्रैक मैट में भी आ सकते हैं, ट्रैक मैट और ब्लेंडिंग मोड्स में। तो ब्लेंडिंग मोड आपने सेलेक्ट करना है जैसे आपके पास नॉर्मली फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह में होता है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद इसको एडजस्ट कर देते हैं साइज़। ओपेसिटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ओपेसिटी 50, एंटर। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं पेरेंटिंग के लिए मैं आपको एक डिसेंट सा एक ओवरव्यू दे दूं। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा एक नई कॉम्पोजिशन बना लेते हैं क्विकली, और मैं यहाँ पर 2 शेप लेयर्स ड्रॉ कर देता हूँ। एक शेप लेयर ऐसे आ गई, ठीक है। सेंटर पिवट किया है मैंने फंक्शन, ऑप्शन, कमांड और राइट एरो से। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह
अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, अच्छा ये सेम लेयर नहीं होगी, ये अलग लेयर होगी। इसको भी सेंटर में ले आते हैं। तो अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको रोटेट करूँ, अच्छा रोटेशन के लिए इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है। अगर अब मैं रोटेट करता हूँ तो ये ऑब्वियसली जो इसका एंकर पॉइंट है वो अपनी जगह स्टेबल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये इस एंकर पॉइंट से रोटेट हो, तो मैंने एंकर पॉइंट चेंज कर दिया है, जो कि ये टूल है आपका पैन बिहाइंड, वाई इसका शॉर्टकट है। तो अब मैं रोटेट करूँगा तो उसके साथ रोटेट होगा, उस एंकर पॉइंट पर रोटेट होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इसको रोटेट करूँ तो ये सर्कल भी इसको फॉलो करे, ये उससे पैरेंट हो जाए। मैं सर्कल का नाम लिख देता हूँ, सर्कल। अच्छा सर्कल सर्कल, इसी तरह मैं इसका नाम लिख देता हूँ बार। तो मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और बार से उसको पैरेंट करवा दूँगा। ये कैसे हो रहा है, मैं मुझे सिर्फ पैरेंट पिक एंड विप सेलेक्ट करना है। ये पिक एंड विप कहलाता है। ये जो ट्रेल आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये पिक एंड विप कहलाता है। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा और मुझे बताना है कि मुझे सर्कल को किससे पैरेंट करवाना है। सर्कल क्यों, क्योंकि मैंने सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं सर्कल की लेयर्स पर मौजूद पिक एंड विप ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ बार पर, तो आप देखेंगे कि इस पिक एंड विप के साथ बार सिलेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो लेयर है सर्कल, ये पैरेंटेड है बार से। ये जो नंबर आ रहा है ये इंडेक्स नंबर कहलाता है। ये इंडेक्स नंबर आ रहे होते हैं हर तमाम लेयर्स के। अगर मैं बी कैरेक्टर में आऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 19, 20, 21, 22 ये हमने रीनेमिंग में नहीं किया है, ये आफ्टर इफेक्ट्स का इंडेक्स नंबर है कि कौन सी लेयर किस नंबर पर मौजूद है। अगर मैं टॉप पर आऊँगा तो नंबर 1 है, और अगर मैं बॉटम पर आऊँगा तो 35 है। तो इस तरह आपको ये आसानी रहती है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट किसी से पैरेंट करवाया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा लेयर्स मौजूद हैं, तो आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहा है, तो आप जल्दी से उस इंडेक्स नंबर पर जाएंगे और उससे चेक कर लेंगे कि वो किससे पैरेंट है। खैर पैरेंट हो गया। अब अगर मैं वाई प्रेस करता हूँ, वाई प्रेस रोटेशन के लिए डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, तो वो उसके साथ पैरेंट होगा। बट इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो वो रोटेट होगा। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि सर्कल चाइल्ड है इस लेयर का। तो जो भी लेयर आप पेरेंट करेंगे किसी और लेयर से, वो चाइल्ड बन जाएगी उस लेयर का जिसे वो पेरेंटेड है। आई होप काफ़ी बेसिक एग्जांपल थी ये, समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। पिक एंड विप भी आप कर सकते हैं। अच्छा अगर आपने डी सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर आके नन कर दें तो वो रिलीज़ कर देगा। इसी तरह आप इसको भी पैरेंट करवा सकते हैं। इससे बार को आपने सर्कल से पैरेंट करवा दिया, तो अब अगर ये रोटेट होगा तो बार उसके हिसाब से रोटेट होगा। ये ज़्यादा कूल लग रहा है। बट एनीवेज ये एक बेसिक एग्जांपल थी। अब बी कैरेक्टर को पैरेंट करवाते हैं। अच्छा बी में आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक ये आइज़ है, माउथ है, हेड है और एंटीनास है। तो एंटीनास और ये तमाम चीज़ें इन तमाम लेयर्स में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं और ये तमाम एक ही कलर में आ रही हैं, तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर लेबल्स कर दें, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। रेड अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये तमाम लेयर्स रेड हो गई हैं, और मैं इसको ऊपर भी रख देता हूँ ताकि ये एक ही जगह आ जाएँ सारी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि जब मैं इसको रोटेट करूँ, मैं अगर डब्ल्यू प्रेस करके रोटेट करता हूँ तो ये तमाम चीज़ें इसको फॉलो करें। इसके साथ मैं तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा इंक्लूडिंग हेड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और पिक एंड विप सेलेक्ट करके सबको हेड से पैरेंट करवा दूँगा। इससे होगा ये कि अब जब मैं हेड को रोटेट करता हूँ तो तमाम लेयर्स साथ मूव होंगी। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो एंकर पॉइंट है वो गलत जगह है, वो नोज़ पर रखा हुआ है, वो जबकि होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, वाई प्रेस करूँगा और एंकर पॉइंट को नीचे ले आऊँगा।
उसके बाद जब मैं W प्रेस करके रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ईज़िली अच्छी तरह रोटेट हो रहा है। इसी तरह अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये अपनी जगह सही रोटेट नहीं हो रहा है। इसका एंकर पॉइंट हमें कहाँ रखना होगा, यहाँ पर। तो मैं जैसे ही वाई प्रेस करूँगा इसका एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, सही से यहाँ रखूँगा। अच्छा, अभी भी एक प्रॉब्लम आएगा, वो ये कि जब ये रोटेट होगा तो इसके एजेस नज़र आएंगे जैसे अब आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें और इनको हेड के नीचे रख दें। अब देखें लेयर्स पर अगर नाम नहीं होता तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें ढूंढने में। अब अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो वो मैं अच्छा खासा रोटेशन दे सकता हूँ और वो बुरा भी नहीं लगेगा। सही। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब चेस्ट से पैरेंट करवाना है इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को। हैंड की जो लेयर्स हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं। इनमें लेयर्स की हायरार्की ये है कि जो आपका हाथ है ये पैरेंट होगा ऐसे आर्म से, और आर्म आपका पैरेंट होगा शोल्डर से। ठीक है, तो आप इन तमाम चीज़ों को एक से पैरेंट नहीं करवा सकते। मैं अगर इन तमाम तीनों लेयर्स को सोलो कर लूँ, तीनों लेयर्स को सिलेक्ट किया और मैंने सोलो कर लिया, तो अब अगर मैं इनको सोलो करता हूँ और इन तीनों लेयर्स को मैं पैरेंट करवा देता हूँ हैंड से, नहीं सॉरी हैंड नहीं, आपका ये लास्ट ऑब्जेक्ट है शोल्डर। अगर मैं तीनों लेयर्स को शोल्डर से पैरेंट करवा दूँ, दोनों लेयर्स को शोल्डर से पैरेंट करवा दूँ, तो अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ऑब्वियसली वो उसके साथ तो मूव होगा, बट प्रॉब्लम ये आएगा कि जब ये मूव हो रहा है तो ये इंडिपेंडेंटली मूव होगा। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये मूव हो तो सिर्फ इसके साथ मूव हो। उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स एक से पैरेंट नहीं हो। हाथ जो है वो आर्म से पैरेंट हो और आर्म जो है वो शोल्डर से पैरेंट हो। तो वो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट किया हैंड को और उसके बाद आपने सेलेक्ट किया आर्म को, तो आपने हैंड को पैरेंट करवा दिया आर्म से। इसका मतलब ये है कि आपने हैंड को आर्म से पैरेंट कर दिया है। और आई नो ये काफ़ी हो सकता है मैं ड्रैग कर रहा हूँ, बट बस ये एक दो चीज़ें समझ आ जाएं तो उसके बाद पूरा कैरेक्टर पैरेंट करवाना बहुत इजी है। ठीक है, सो अब आर्म जो है वो किससे पैरेंट होगा, वो शोल्डर से पैरेंट होगा। आर्म आपने सेलेक्ट किया, शोल्डर पर आए। अब अगर मैं शोल्डर को मूव रोटेट करता हूँ तो ये भी सही मूव हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ये मूव करूँ तो ये भी सही मूव हो रहा है। प्रॉब्लम बस इसमें ये कि एंकर पॉइंट यहाँ पर है। एंकर पॉइंट इसको यहाँ रख देते हैं, हाथ का एंकर पॉइंट यहाँ रख देते हैं, इसी तरह शोल्डर का एंकर पॉइंट यहाँ रख देते हैं। तो अब देखें आपके पास एक बेसिक मज़ेदार सा एक हैंड रिग क्रिएट हो गया जिसको आप बहुत ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही मेथड आपने तो बाकी लेयर्स पर भी इस्तेमाल करना है। इसको सोलो से हटा देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको ये जो शोल्डर है इसको चेस्ट से पैरेंट करवा दूँगा। तो मैंने शोल्डर सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके चेस्ट प्रेस किया। अच्छा, शिफ्ट की ज़रूरत थी, वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लेयर यहाँ पर मिल जाए आसानी से। तो शोल्डर पैरेंट होगा चेस्ट से। तो अब जब मैं चेस्ट मूव करूँगा तो उसके साथ मूव हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो इसके साथ और हाथ भी सही मूव हो रहा है। ठीक है, मैं अनडू कर रहा हूँ। सो चेस्ट से जब ये पैरेंट हो रहा है तो इसी तरह हेड भी चेस्ट से पैरेंट होगा, ताकि जब चेस्ट मूव हो तो हेड भी साथ ही मूव हो। तो मैं हेड पैरेंट करवा दूँगा चेस्ट लेयर से। ठीक, तो इसी तरह आपने बाकी तमाम लेयर्स को भी पैरेंट करवाना है। इसको अब बस मैं पैरेंट करते जाता हूँ। एंकर पॉइंट भी फिक्स करते रहना है साथ साथ। अच्छा, ये आ गया, इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ रख दूँगा और इसको चेस्ट से पैरेंट करवा देंगे। अच्छा, क्योंकि ये यूज़र इंटरफेस काफ़ी अब लेयर्स ज़्यादा होने की वजह से मैस्ड अप हो गया, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको रख लूँ। ये कैसे किया है मैंने, ये ऐसे किया है कि आप जो भी पैनल को आप मूव करना चाहें, आप बस उसके नाम पर क्लिक करें
और उसको एनवायरनमेंट में घुमाना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ कहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, कॉमन बी कैरेक्टर आ गया, बता दें। तो अब देखें इजीली मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि क्या चीज़ किससे पेरेंट हो रही है। अच्छा, विंग्स, जो तमाम विंग्स हैं ये ऑब्वियसली चेस्ट से पेरेंट होंगे। चेस्ट का ये रहा, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर हो सकता है ये, बट एक दो बार आपने ट्राई कर लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह आप फ्री पिक या किसी भी वेबसाइट से जाकर एक कैरेक्टर डाउनलोड करें और उसको रिग करने की कोशिश करें। ये रिगिंग कहलाती है, बट ये बेसिक रिगिंग है नॉर्मल पेरेंटिंग को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इसी तरह मैं तमाम लेयर्स को सोलो कर लेता हूँ और इनके एंकर पॉइंट्स फिक्स कर देता हूँ। वाई प्रेस करके यहाँ पर, इसी तरह वाई प्रेस करके यहाँ पर, ताकि जब वो रोटेट हो तो एक अच्छे एंगल से रोटेट हो रहा। इस कैरेक्टर को एनिमेट भी करके देखेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि इसका मकसद वीडियो का सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है पेरेंटिंग की, जो कि अच्छी हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसको रेट कर सकें। अगेन वाई, सिलेक्शन बना लेते हैं। अच्छा, मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाता है। मैं बैकग्राउंड लॉक कर रहा हूँ, ये देखें। अच्छा है, एक इसको कलर दे देते हैं। अच्छा जी, नी, लेग और फुट पेरेंट होगा नी से, ठीक है, और नी पेरेंट होगी लेग से। फुट को पेरेंट करवा देते हैं नी से और फिर नी पेरेंट हो जाएगा लेग से। इसी तरह ये भी है, फुट पेरेंट होगा नी, then knee will be parented to leg, और ये दोनों लेग्स चेस्ट से पेरेंट हो जाएंगे। इसी तरह 1 2 3। हैंड जो है वो पेरेंट होगा आर्म से, आर्म पेरेंट हो जाएगा शोल्डर से। इसी तरह, अच्छा, इन्हें भी एक ही जगह रख लेते हैं। जस्ट मेक श्योर कि ये लेयर्स पॉपअप होके ऊपर नहीं आ जाए, ये चेस्ट से नीचे ही हो। खैर, आर्म, शोल्डर और हैंड पेरेंट होगा आर्म से, आर्म पेरेंट होगा शोल्डर से। तो मैं देखता हूँ कितना हमारे पास बॉडी बन चुका है। काफ़ी हद तक पेरेंटिंग सही हो गई है। ये चीज़ें भी कर देते हैं पेरेंट। आर्म, शोल्डर, हैंड पेरेंट होगा आर्म से और आर्म शोल्डर से। शोल्डर जो है वो चेस्ट से पेरेंट होगा। अच्छा, ये आ जाता है आपके पास नेक, कॉलर, ये चेस्ट से पेरेंट होगा। इसी तरह ये दो है, इसको सोलो करके भी आप देख सकते हैं कि जो लेयर्स आपको समझ नहीं आ रही हैं उनको सोलो करें और देखें कि ये क्या है। चेस्ट से पेरेंट करवा देते हैं। अब मूव करके देखते हैं क्या क्या रह गया है। अच्छा, आपके पास लोअर बॉडी पेरेंट नहीं है, लोअर बॉडी पेरेंट करवा देते हैं चेस्ट से। मुझे लगता है ये भी पेरेंट नहीं था, ये पेरेंट है। मूव करते हैं। अच्छा, ये दोनों हाथ पेरेंट नहीं है, ये भी पेरेंट करवा देते हैं। क्लिक किया, दोनों शोल्डर्स आपके चेस्ट से। अब क्या रह गया, ये दो डॉट्स हैं जो कि चेस्ट से पेरेंट होने, 4 डॉट्स। मुझे लगता है मैंने इनको रीनेम भी नहीं किया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है। सोलो करके देख लेते हैं क्या है। अच्छा, चेस्ट को लॉक करते हैं ताकि हम इजीली इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर सकें। ये दोनों लेयर्स चेस्ट से पेरेंट होंगे। सब हो गया। एंकर पॉइंट जल्दी फिक्स कर लेते हैं।
ऐसा थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस है, बट एक बार आपने सीख लिया उसके बाद काफ़ी इजी हो जाएगा पेरेंटिंग। मैंने इसलिए एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर कर लिया ये, ताकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ भी आती है आपके पास तो ईज़िली टैकल कर सकें। चेस्ट का एंटर पॉइंट यहाँ आएगा और इसका यहाँ पर सही रखा हुआ है। इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके पास ये पूरी पेरेंटिंग हो गई है। मैं फाइल भी सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव करना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश कर जाता है, तो बेहतर है कि आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हो। एसेट्स, इमोशन, पेरेंटिंग। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पेरेंटिंग के लिए। अब जैसे मैं दिखा देता हूँ, अच्छा ये इसको सेंटर अलाइन करते हैं, लॉक कर लेते हैं, तो आपके पास पूरा कैरेक्टर आ गया है जो कि आप इजीली रोटेट करके एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एनिमेट भी करेंगे इंशाल्लाह, बट फिलहाल नहीं। चलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।